नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद और आप देख रहे हैं भारत एक सोच। 1 अरब 40 करोड़ लोगों की सेहत की बेहतर देखभाल आसान काम नहीं है। हर कोई अपने लिए, अपने करीबियों के लिए अच्छा से अच्छा इलाज चाहता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आमो खास के लिए बेहतर इलाज की चिंता को सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ सत्ताधारी पार्टियों ने भी अच्छी तरह समझा। इसलिए पूरे देश में मुफ्त इलाज की गारंटी देने वाली कई योजनाएं चल रही हैं। केंद्र सरकार की अलग, राज्य सरकारों की अलग। लेकिन आज मैं मुफ्त इलाज और दवाई की गारंटी वाली योजनाओं को गिनाने या उनके नफा नुकसान बताने नहीं आई हूँ। कल के एपिसोड में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे देश में लोग तेजी से क्यों बीमार हो रहे हैं, मरीजों की संख्या दिनों दिन क्यों बढ़ती जा रही है। आज ये समझना जरूरी है कि इलाज के सिस्टम में क्या बदलाव आए हैं और उसमें तकनीक का दखल कितना बढ़ रहा है। भारत जैसे देश में दूसरे देशों की तुलना में इलाज महंगा है या सस्ता? क्या इसे और अधिक सस्ता नहीं बनाया जा सकता? सबके लिए बेहतर इलाज का सिस्टम कैसा होना चाहिए? आज की तारीख में ऐसी कौन सी व्यवस्था की दरकार है जिसमें लोगों को छोटी छोटी बीमारियों के लिए बड़े बड़े अस्पतालों की ओर दौड़ने की जरूरत न पड़े? जीवन शैली का ऐसा कौन सा रास्ता लोगों को दिखाया जाए जिससे लोगों को कम से कम दवाइयां खानी पड़े? इलाज के तौर तरीके में अभी और कहां-कहां बदलाव की जरूरत है? आज ऐसे सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम कैसे हो इलाज आसान में। पहले ये समझते हैं कि देश के मौजूदा हेल्थ केयर सिस्टम में किसी व्यक्ति को इलाज के लिए किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए कि बिहार के गोपालगंज या यूपी के बस्ती के दूर दराज के किसी गांव के सामान्य किसान के सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ होती है, तो वो क्या करेगा? क्या गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उसका इलाज हो पाएगा या जिला अस्पताल में बेहतर इलाज मिल पाएगा? ऐसे में उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 रास्ते होते हैं। एक, या तो वो अपनी बीमारी के साथ जिंदगी को जीता रहे या फिर इलाज के लिए पटना या वाराणसी पहुंच जाए। अगर किसान की आर्थिक स्थिति ठीक हुई तो वो प्राइवेट अस्पताल में जाएगा जहां उसे कई महंगे टेस्ट कराने होंगे, मतलब मोटा खर्चा। अगर अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आई तो लाखों का बिल बनना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर किसान की जेब खाली हुई तो पटना से दिल्ली तक सरकारी अस्पताल के चक्कर काटता रहेगा, इस उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी तो उसका नंबर आ ही जाएगा। लेकिन जरा सोचिए कि अगर देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठीक ठाक स्थिति में होते, वहां डॉक्टर स्थायी रूप से बैठते, वहीं लोगों की छोटी मोटी बीमारी का इलाज संभव होता, तो लोग बीमारियों को क्यों पालते पोसते, केमिस्ट से पूछकर गोलियां क्यों खाते? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश में इलाज के सिस्टम को प्राइमरी लेवल से ही दुरुस्त करने पर गंभीरता से मंथन नहीं होना चाहिए? देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स में इलाज के लिए रोजाना 10 से 12 हजार मरीज पहुंचते हैं। दिल्ली एम्स के बगल में खड़े सफदरजंग अस्पताल में भी रोजाना करीब 10,000 मरीज अपनी बीमारी ठीक कराने के मकसद से आते हैं। इन मरीजों में देश के हर हिस्से के लोग शामिल हैं। भारत के नक्शे पर दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, रायबरेली, नागपुर, गोरखपुर समेत एम्स के दूसरे कैंपस में रोजाना लोग अपनी बीमारियों के बेहतर से बेहतर इलाज के लिए बड़ी उम्मीद के साथ पहुंच रहे हैं। फरवरी में ही पीएम मोदी ने 5 नए एम्स राष्ट्र को समर्पित किए, जिसमें गुजरात का राजकोट, यूपी का रायबरेली, पश्चिम बंगाल का कल्याणी, पंजाब का बठिंडा और आंध्र प्रदेश का मंगलागिरी एम्स शामिल है। आजादी के 50 सालों तक देश में
सिर्फ एक एम्स था और वो भी दिल्ली में आजादी के 7 दशकों में सिर्फ 7 एम्स को मंजूरी दी गई, लेकिन वो भी कभी पूरे नहीं बन पाए। और आज देखिए, बीते सिर्फ 10 दिन में, 10 दिन के भीतर भीतर 7 नए एम्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। राज्यों के बड़े सरकारी अस्पतालों के बाहर भी आम लोगों की लंबी लाइनें सामान्य बात है। बड़े सरकारी अस्पतालों पर मरीजों का दबाव इतना ज्यादा है जिसमें गंभीर ऑपरेशन या बड़े टेस्ट के लिए महीनों लंबा इंतजार करना पड़ता है। भारत में जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो तो मुफ्त हैं, लेकिन जब लोग उन पर जाते हैं तो वो उपलब्ध नहीं है। तो जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट से ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट की चुनौती है। पारदर्शिता होना चाहिए, मतलब चिकित्सा के लिए वो पारदर्शिता नहीं है। जो जैसे फॉर एग्जांपल सरकारी अस्पताल में हमको मुफ्त इलाज मिलना चाहिए, लेकिन हमको मुफ्त नहीं मिलता है। भारत में लोगों की सेहत की सुरक्षा के लिए 3 टियर सिस्टम है: प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और जिला अस्पताल। उसके बाद बड़े मेडिकल कॉलेज और रेफरल हॉस्पिटल का नंबर आता है। देश के ज्यादातर पीएचसी की हालत किसी से छिपी नहीं है। कहीं बिल्डिंग खड़ी है तो डॉक्टर नहीं है, कहीं डॉक्टर हैं तो इलाज के लिए जरूरी साजो सामान का टोटा। ऐसे में छोटी मोटी बीमारियों के इलाज के मकसद से बनाए गए पीएचसी लोगों की जिंदगी बचाने में बहुत अहम भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। पीएचसी का मजबूत और विश्वसनीय ढांचा मौजूद नहीं होने की वजह से लोग खुद ही मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेकर इलाज करने को मजबूर हो जाते हैं या बीमारी को तब तक नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक कि बहुत गंभीर नहीं बन जाती है। अगर हम और कोई भी बीमार होने के बाद लंबे समय तक इंतज़ार करे कि गंभीर बीमारी हो तो वो इलाज महंगा हो जाता है। इलाज को सस्ता बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करें। स्वास्थ्य सेवाओं के नब्ज पहचानने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को पीएचसी नेटवर्क और सेवाओं को मजबूत करना होगा, जिससे लोगों को समय पर बेहतर इलाज मुहैया कराया जा सके। दूर दराज के जिन क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, वहां के लोगों की सेहत से जुड़ी समस्याओं को हफ्ते में तय 1 या 2 दिन मेडिकल वैन भेजकर दूर किया जा सकता है। अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का नेटवर्क मजबूत होगा, अगर उनमें डॉक्टर टाइम से बैठेंगे, लोगों की सेहत से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियों का सही तरीके से इलाज होगा, तो गंभीर बीमारी वाले मरीजों की संख्या अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेगी। ऐसी स्थिति में लोगों के पास ना तो महंगे बड़े प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए जाने की मजबूरी होगी, ना ही बड़े सरकारी अस्पतालों के बाहर लंबी लाइन लगेगी। कुछ साल पहले की बात है, दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में देश के जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट भर्ती हुए, जहां पर इलाज की हर तरह की सुविधा थी। देखभाल के लिए 24 घंटे नर्स की मौजूदगी थी। लेकिन तीसरे दिन ही वो डॉक्टरों के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए। डॉक्टर बोले, आपकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है, 3-4 दिन में आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। इस पर मरीज ने कहा, अगर आप लोगों ने डिस्चार्ज नहीं किया तो मैं अस्पताल के बिल से मर जाऊंगा। मैं जिस पॉलिटिकल साइंटिस्ट की बात कर रही थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। भले ही दावा किया जाता है कि दुनिया के कई देशों की तुलना में भारत में इलाज सस्ता है, पर जिन देशों से भारत में इलाज के महंगे सस्ते होने की तुलना की जाती है, उन देशों की प्रति व्यक्ति आय भी तो देखनी चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि देश में इलाज का सिस्टम और कितना सस्ता बनाया जा सकता है। क्या लोगों को महंगे टेस्ट और इलाज से आजादी दिलाई नहीं जा सकती? हमारे यहां हर कर्म का मूल आधार
आरोग्य माना गया है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया गया निवेश हमेशा उत्तम निवेश माना गया है। लक्ष्य ये है कि आने वाले 4-5 सालों में देश के गांव से लेकर ब्लॉक, जिला, रीजनल और नेशनल लेवल तक क्रिटिकल हेल्थ केयर नेटवर्क को सशक्त किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि बीमारी किसी सामान्य आदमी की जिंदगी की रफ्तार को कितना पीछे धकेल देती है। ऐसे में आयुष्मान भारत योजना के जरिए देश की बड़ी आबादी के इलाज की गारंटी दी गई है। सरकार एक सेफ्टी नेट दे रही है। 40% जो हमारे गरीब हैं और जो इंटरनेशनल डाटा भी यही कहता है, उनको एक सेफ्टी नेट है। वो सेफ्टी नेट क्या है? वो है आयुष्मान भारत PMJ स्कीम। उसमें हॉस्पिटलाइजेशन फ्री है और नॉट ओनली हमारे सारे एम्स में, हमारे मेडिकल कॉलेजेस में, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के भी बहुत से अस्पताल PMJ के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं आज की तारीख में देश के भीतर इलाज में एक बड़ा खर्चा टेस्ट और दवाइयों का है, जिसे सरकार ने बहुत हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की है। हाल में टाटा मेमोरियल सेंटर ने कैंसर के इलाज के लिए एक ऐसी दवा विकसित करने का दावा किया है जो न्यूट्रासेटिकल कैंसर के साइड इफेक्ट्स को 50% कम कर सकती है। इतना ही नहीं, दोबारा कैंसर होने के खतरे को भी कम करती है। एक अनुमान के मुताबिक कैंसर से लड़ने वाली नई दवा की कीमत सिर्फ 100 रुपए होने का अनुमान है। हालांकि अभी इस दवा को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हरी झंडी का इंतजार है। सरकार की ओर से लोगों के लिए सस्ते इलाज का रास्ता खोलने की लगातार कवायद चल रही है। किसी भी बीमारी की स्थिति में एक बड़ा खर्चा इलाज के दौरान टेस्ट पर होता है। अगर किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल से मरीज का MRI या CT स्कैन कराने की नौबत आती है तो खर्चा सुनकर मरीज के रिश्तेदार ऊपर नीचे देखने लगते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट अक्सर दलील देते हैं कि दुनिया के दूसरे कई देशों की तुलना में भारत के भीतर बेहतर इलाज कराना ज्यादा सस्ता और आसान है। संभवतः इसलिए दूसरे देशों से भारी तादाद में मरीज इलाज के लिए भारत आ रहे हैं। आप दूसरे देशों के साथ हमें कंपेयर करें तो यहाँ पे नॉट ओनली सस्ता इलाज बट क्वालिटी इलाज भी होता है। इसीलिए मेडिकल टूरिज्म इतनी होती है हमारे देश में, आपको मालूम ही है। और हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया, ये सब बहुत इनिशिएटिव भी लिए गए हैं। एक बड़ा सच ये भी है कि भारत जैसे देश के लोगों को अभी और सस्ता और बेहतर इलाज की जरूरत है। एक ऐसा मजबूत ढांचा खड़ा करने की जरूरत है जहां जाकर लोग अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टर से सही और खुलकर सलाह ले सकें, जहां खर्चा इतना कम हो जिसे चुकाने में आर्थिक रूप से कमजोर आदमी को भी दिक्कत ना हो। लोगों के सामने अपनी समझ और मर्जी से दवाइयां खरीदकर खुद इलाज करने की मजबूरी ना रहे। ब्लड प्रेशर, शुगर और दूसरी कई मानसिक बीमारियों से अनजान देश की एक बड़ी आबादी को सही इलाज की जरूरत है। स्वास्थ्य पर जहां अमेरिका अपनी आय का 14.8%, चीन 17.7% और ब्रिटेन 10.6% खर्च करता है, वहीं भारत में स्वास्थ्य पर GDP का करीब 2% खर्च होता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि देश में स्वास्थ्य के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए खर्च को GDP के 2% से बढ़ाकर 5% किया जाना चाहिए। हेल्थ सेक्टर तेजी से बदल रहा है और अब तो रोबोट से भी सर्जरी होने लगी है।
भारत में अभी भी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ्स की कमी है। पूरी दुनिया में इलाज का तौर तरीका बहुत तेजी से बदल रहा है। एक ऐसी तकनीक पर भी डॉक्टर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें किसी भी मरीज की बीमारी को बगैर छुए जांच लेंगे, उसका दिमाग के हर केमिकल लोचा को देख लेंगे। मशीन में एक बार डेटा फिट होने के बाद डॉक्टर कभी भी मरीज की मदद करने की स्थिति में होंगे। उन खतरों से पहले ही मरीजों को खबरदार कर देंगे जो भविष्य में हो सकती है। आने वाले वर्षों में सर्जरी की तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है। डॉक्टर उस तकनीक पर काम कर रहे हैं जिसमें मरीज से दूर रहते हुए रोबोट की मदद से मुश्किल सर्जरी की जा सके। भारत में कई बीमारियों में रोबोटिक सर्जरी की जा रही है। आजकल रोबोटिक सर्जरीज होती हैं, आपने देखा ही है। एम्स में तो स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्राइवेट हॉस्पिटल भी कोई हमारे कम नहीं है। तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी का हम फायदा उठा रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी से आपने देखा है मेडिकल साइंस कितनी बदल गई है। रोबोटिक सर्जरी अभी बहुत महंगी है। हालांकि किडनी, प्रोस्टेट, इसोफेगस, लीवर, अंडाशय, गर्भाशय, बड़ी आंत से जुड़ी बीमारियों समेत कुछ दूसरे मामलों में भी रोबोटिक सर्जरी की सलाह दी जाती है। इसी तरह कोरोना महामारी के दौर में टेलीमेडिसिन यानी फोन के जरिए डॉक्टर से मशवरा की परंपरा आगे बढ़ी। हेल्थ सेक्टर के लिए एआई या टेलीमेडिसिन एक सप्लीमेंट्री है, ये कोर अप्रोच नहीं है। अर्थात हमारा अगर स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार लाना है तो पहले जो ग्राउंड पर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कि जो फैसिलिटीज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोवाइडर्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको मजबूत करना होगा। भारत में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की राह में एक बड़ी चुनौती डॉक्टर्स की कमी भी है। रूरल हेल्थ स्टैटिक्स 2021-22 की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 25 राज्यों में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की 70% तक कमी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में सर्जन, महिला, बाल रोग समेत स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भारी कमी है। दूसरी ओर मोदी सरकार का नए मेडिकल कॉलेज खोलने पर खासा जोर रहा है। 2014 में देश में जहां 387 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं अब यह बढ़कर 2023 में 706 हो गए। 9 साल पहले जहां एमबीबीएस की सीटें 51,348 थी, वो बढ़कर अब 1 लाख से ज्यादा हो चुकी हैं। हालांकि मेडिकल में दाखिले के लिए जो नियम कायदे हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब कम नंबर वालों के लिए भी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए राह खुली रहेगी तो फिर कम काबिल डॉक्टर लोगों की सेहत के साथ कितना न्याय कर पाएंगे। देश भर के अलग अलग राज्यों में अलग आबादी के हिसाब से देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज और सीटों में बहुत असमानता दिखती है। कई आबादी में ऐसे छोटे राज्य हैं जहां मेडिकल में सीटें बहुत ज्यादा हैं, तो आबादी में कई बड़े राज्य ऐसे भी हैं जहां मेडिकल की सीटें बहुत कम हैं। देश में डॉक्टरों की कमी पूरा करने के लिए नए मेडिकल कॉलेज खोलने से लेकर मेडिकल कॉलेजों में दाखिले को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने की भी जरूरत है। इतना ही नहीं, मेडिकल की पढ़ाई को कम खर्चीला बनाने का रास्ता भी निकालना होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा होनहार बच्चे डॉक्टर बनकर देश की सेवा कर सके। जिस रफ्तार से भारत में बीमारों की संख्या बढ़ रही है और दवाइयों से लोगों का तेजी से नाता जुड़ता जा रहा है, वैसे में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की कतार में खड़ा करने के लिए जरूरी है कि देश के भीतर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का बुनियादी ढांचा नीचे से मजबूत किया जाए। इसके साथ ही अधिक से अधिक काबिल डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की फौज तैयार की जाए। एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिसमें डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए कुछ साल गांवों में सेवा देना अनिवार्य कर दिया जाए। मरीज और डॉक्टर का रिश्ता भरोसे का होता है। कोई भी मरीज अपने सबसे कीमती और प्यारी चीज यानी शरीर डॉक्टर को सौंपता है, लेकिन कई बार संसाधनों की कमी या मैनेजमेंट से जुड़ी दूसरी दिक्कतों की वजह से भरोसा डगमगाता भी दिखता है। सवाल उठता है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की तरह ऑल इंडिया मेडिकल सर्विस नहीं होनी चाहिए।
आजादी के बाद मुदलियार समिति ने अलग से हेल्थ कैडर बनाने का मशवरा दिया था। 1973 में करतार सिंह कमेटी ने इसे विस्तार दिया। समय समय पर कई कमेटियों ने स्वास्थ्य सेवाओं को टॉप गियर में लाने और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर बनाने की सिफारिश की। अब सवाल उठता है कि क्या मेडिकल सेवाओं और उससे जुड़े प्रबंधन को एक छतरी के नीचे लाने की कोशिश होगी? हमारे देश में हजारों साल से आयुर्वेद के जरिए इलाज की परंपरा रही है, जिसमें शल्य चिकित्सा का भी जिक्र है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा भी दे रही है। आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को कई बीमारियों में सर्जरी की भी इजाजत मिल चुकी है। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला जा सकता जिसमें इलाज की कोई भी प्रणाली खुद को एक दूसरे से बेहतर बताने के बजाय लोगों के भरोसे को कायम रखे, देश की बड़ी आबादी को तंदुरुस्त रखने में अपना योगदान दे? हजारों साल से भारत में आयुर्वेद के जरिए बड़ी बीमारियों का इलाज होता रहा है। जड़ी बूटी और दूसरी प्राकृतिक चीजों के जरिए रोजमर्रा के जीवन को सुखी, तनाव मुक्त और रोग मुक्त बनाने का प्रयोग हजारों साल से चल रहा है। आयुर्वेद मानता है कि किसी इंसान का शरीर वात, पित्त और कफ के संतुलन से स्वस्थ रहता है। तीनों में असंतुलन से ही कोई इंसान बीमार होता है। आयुर्वेद में सिर्फ बीमारी का इलाज ही नहीं, शरीर को बीमार होने से रोकने का फलसफा भी छिपा है। आधुनिक मेडिसिन के डॉक्टर आयुर्वेद को अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। सरकार चाहते हैं कि हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, आयुष, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, ये सारे जो पैथीज हैं हम लोगों के देश में, उसको हम लोग को आगे लाना बहुत एक जरूरत महसूस हो रहा है। आयुर्वेद में हर चीज के खाने पीने का समय, मौसम और लोगों की शारीरिक बनावट के अनुसार तय किया गया है। साथ ही किसे क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और क्या खाने से परहेज करना चाहिए। बहुत हद तक आयुर्वेद इसी तरह काम करता है। हालांकि प्राचीन भारत में इलाज का ये इतना विकसित विज्ञान है जिसमें सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा भी होती है। जिस जमाने में दुनिया ने टीका का नाम नहीं सुना था, उस दौर में चेचक से लोगों को असमय मौत से बचाने के लिए भारत के टीका देने की कारगर प्रणाली काम कर रही थी। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के बीच आयुर्वेद की ओर लोगों का झुकाव थोड़ा कम हुआ, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से देश में आयुर्वेद को पूरी तरह तवज्जो मिल रही है, जिसकी गवाही दिल्ली में खड़ा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दे रहा है। कुछ साल पहले आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स को भी गिनती की बीमारियों में सर्जरी की इजाजत मिल चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO, वो दुनिया का सबसे पहला और ओनली एक ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर में खोल रहे हैं, गुजरात में। तो उससे भी इस इंटीग्रेटिव मेडिसिन का और ये जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं, इनका बहुत प्रचार होगा, लोगों को पता चलेगा। और ये जो होलिस्टिक मेडिसिन है, बोथ मैं कहूँगी कि मॉडर्न मेडिसिन एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन का इंटीग्रेशन एक बहुत ही बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। दरअसल भारत में लोगों को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाने वाली दूसरी विद्याओं को बढ़ावा देने का काम आयुष मंत्रालय करता है, जिसमें आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी शामिल है। हर इलाज पद्धति के अपने गुण दोष हैं, लेकिन सरकार समझ रही है कि पूरे भारत को फिट रखना सिर्फ एक चिकित्सा प्रणाली के जरिए संभव नहीं है। दरअसल सरकार 2047 तक भारत को सभी तरह की बीमारियों से पूरी तरह आजाद करने के प्लान पर आगे बढ़ रही है और इसमें इलाज की सभी प्रणालियों की भूमिका को बराबर के चश्मे से देख रही है। मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक आज की तारीख में
भारत की बड़ी आबादी जिन बीमारियों की चपेट में आ रही है, उनमें से ज्यादातर लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ दवाइयों से पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता। डॉक्टरों का एक बड़ा वर्ग ये भी मानता है कि ज्यादातर मरीज अपनी जीवन शैली में बिना बदलाव किए सिर्फ दवाइयों के दम पर बीमारी से आजादी चाहते हैं। यही कारण है कि दवाओं पर लोगों की निर्भरता तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में 1 अरब 40 करोड़ आबादी वाले भारत को तंदुरुस्त रखने के लिए एक बेहतर स्वास्थ्य ढांचा जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है लोगों को अपने लाइफस्टाइल में भी बदलाव करने की, ऐसे कारणों के रोकथाम की जो शरीर में धीमा जहर घोल रहे हैं। साथ ही सभी चिकित्सा प्रणालियों का सम्मान करते हुए उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करने की जरूरत है। तभी एक स्वस्थ, खुशहाल और बेहतर जीवन का सपना पूरा हो पाएगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही गंभीर मुद्दे के साथ जिसका सीधा सरोकार हम सब से होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।